हिंदी साहित्य के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। नौका विहार गुंजन में संकलित कविताओं में एक श्रेष्ठ रचना है। इस गीत में छायावादी शैली के प्रकृति वर्णन का एक सुंदर उदाहरण उपलब्ध होता है। कवि ने श्रव्य बिंबों के माध्यम से गंगा के स्निग्ध कोमल वातावरण को सफलतापूर्वक अंकित किया है। इस गीत के माध्यम से कवि ने गंगा नदी के सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। वहीं गीत के अंत में जीवन की दार्शनिक व्याख्या भी की गई है, जो आध्यात्मवाद की एक सच्ची अनुभूति के रूप में प्रस्तुत है। जीवन की शाश्वतता, प्रवाह नित्यता प्रमाणित की गई है। प्रकृति से अनुप्राणित आध्यात्मिकता का दार्शनिक वृत्ति का एक सुंदर चित्र इस गीत में प्रस्तुत है। कवि कहते हैं, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब जो चपला है यानी नाव गंगा नदी की बीच धारा में पहुंच चुकी है और छिप गया चांदनी का कगार, चांदनी के अत्यंत मनोरम प्रकाश में जो किनारे हैं, गंगा नदी के जो कगार हैं, वो अब उसमें छुप गए हैं। उन्हें स्पष्ट रूप में देखा नहीं जा सकता है और ये किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी नायक की बाहें कृशकाय कोमल शरीर की नायिका को आलिंगनबद्ध करने के लिए अधीर है। अर्थात जो लंबे किनारे हैं उन्हें भुजाओं के रूप में देखा गया है और नायिका, पूर्व में भी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि गंगा को कृशकाय नायिका के रूप में कवि ने चित्रित किया है। तो उस कृशकाय नायिका गंगा को अपने आलिंगन में बद्ध करने के लिए किनारे रूपी जो बाहें हैं वो अधीर सी प्रतीत हो रही है। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नील नयन विशाल। कवि कहते हैं कि अत्यंत दूर, कहां पर? क्षितिज पर। क्षितिज यानी वह स्थान जहां पर आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उस क्षितिज में जो विटपमाल वृक्षों की जो रेखा है वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे भ्रू रेखा है, भौहें है किसी व्यक्ति विशेष की, वो भौहों की तरह से वृक्षों की जो माला है वो प्रतीत हो रही है। और ऐसा प्रतीत होता है अपलक नयन नील नयन विशाल। ये जो आकाश है वो अपलक है, अपने नेत्रों को वो झपका नहीं रहा है और बड़े ही विशाल नीला आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी के नीले नयन हैं। और जो वृक्ष की जो क्रमबद्ध कतार है वो उन नेत्रों की भौहों की तरह से प्रतीत हो रही है। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। कवि कहते हैं कि इस अवस्था में जो गंगा नदी है उसमें एक छोटा द्वीप, मिट्टी से बना हुआ एक द्वीप जो है वो वहां पर विद्यमान है और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता के हृदय से लगकर एक शिशु उसके समीप सोया हुआ हो और उस द्वीप के प्रभाव स्वरूप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। प्रतीत करना अर्थात विपरीत। तो धारा का जो प्रवाह है, जब मार्ग में उसके द्वीप का अवरोध आता है तो उसकी लहरें जो है वो विपरीत दिशा की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वह कौन विहग, क्या विकल कोक,
उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी का विलोक। इस समय आकाश में पक्षी उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, तो कवि यह कहते हैं कि यह कौन है? क्या यह विकल यानी व्यथित कोक है, जो कि अपनी प्रेमिका को, अपनी कोकी को पाने के लिए भटक रहा है? ऐसा माना जाता है कि चकवा चकवी जो पक्षी है, वो रात्रि में एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और प्रातःकाल पुनः उनका मिलन हो जाता है। तो पक्षी को उड़ते हुए देखकर कवि के हृदय में यह भाव आता है कि कहीं यह पक्षी चकवा पक्षी तो नहीं, जो कि छाया को कोकी का विलोक, जो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए विरह में, शोक में उड़ रहा है, और जब जल में अपनी छाया को देखता है तो उसे वह चकवी समझ लेता है, और कहीं चकवी समझ लेता है, और इस प्रकार निरंतर उसको प्राप्त करने के लिए उड़ता चला जाता है। ऐसा कवि के हृदय की कल्पना है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि नौकायान कर चुके हैं, जल में अत्यंत सुंदर चित्रण प्रकृति का देखने के बाद, उसको अनुभूत करने के बाद अब पुनः अपने मूल स्थान पर लौटने के लिए नौका जो है वह पुनः लौट पड़ती है। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि बीच धारा में पहुंचने पर जहां पर अथाह जल होता है, वहां नाव के भार में स्वाभाविक कमी आ जाती है। प्रतनु भार यानी उसका भार जो है जल का, वो कम हो जाता है। नाव का जो भार है वह कम प्रतीत होने लगता है। और अब उनकी नाव जो है गहरे पानी में पहुंचने के बाद, भार से उसके भार में कमी आने के बाद, अब उन्होंने क्या किया है? पतवारों को घुमा लिया है। नौका घूमी विपरीत धार, पहले वो धारा के अनुरूप चल रहे थे, अब क्योंकि पुनः लौटना है इसलिए धारा के विपरीत जो है नौका ने अपनी दिशा ले ली है। डांडों के चल करतल पसार, भरभर मुक्ताफल फेन स्वार, बिखराती जल में तारहार। अब नौका को पुनः लौटा लाने के लिए वो क्या करते हैं? उन पतवारों को चलाते हैं, और पतवारों के प्रभाव स्वरूप डांडों के चल कर तल पसार, उसके जो हाथ है, नाव की जो भुजाओं के रूप में जो डांडे हैं, उन्होंने क्या किया है? उनको पसार लिया है अपने हाथों को, और वह जल में विपरीत दिशा में बढ़ने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो परिणाम स्वरूप मुक्ताफल फेन स्वार, जल में जो झाग होता है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि नाव ने अपने हाथों से मोतियों को जल में बिखरा दिया है। बिखराती जल में तारहार, मोती कौन से हैं? जो तारों की जो झलक दिखाई पड़ रही है वहां पर, तो वो तारों की जो टिमटिमाहट है वह उनकी मोतियों की चमक है, और जो बुलबुले जल में उठ रहे हैं वह मोतियों के रूप में है। तो अब नाव ने अपने हाथों से, अपने डांडों के प्रभाव से उठने वाले झाग रूपी मोती जो है उनको जल में बिखरा दिया है। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब कवि कहते हैं कि पतवार के चलने के कारण से जो जल का जो माफ कीजिए, नदी का जो जल है वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चांदी के सांप वहां पर तैर रहे हो। नाचती रश्मियां जल में चल, चांद के प्रभाव से, उसकी रोशनी के प्रभाव से जल में जो एक प्रकाश सा अनुभूत हो रहा है, और उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप जल की जो लहरें हैं वो चांदी के सांपों की तरह से प्रतीत हो रही है। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में है नील। कवि कहते हैं कि लहरों की लतिकाओं में खिल, वह जो लहरें जो कभी कवि को नायिका के साड़ी की सलवटों के रूप में प्रतीत होते हैं, तो कभी नायिका के
कुंतल केश उसमें प्रतीत होते हैं, और कभी वही जो लहरें हैं वो चांदी के सांप की तरह से दिखाई पड़ती है। अब कवि उन लहरों में लताओं का की अनुभूति करते हैं और कहते हैं कि लहरों रूपी जो लताएं हैं उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो चांद की जो अनेक छवियां वहां पर बन रही बिगड़ रही है, कई कई तारों की जो झिलमिलाहट उसमें दिखाई पड़ रही है, वो ऐसे प्रतीत होती है कि लहर रूपी लता में 100 चांद खिले हो, 100 जो तारे हैं वो झिलमिला रहे हो। और वह क्यों हो रहा है? क्योंकि जल में फेनिल है, जल में खूब सारा झाग है, और इस कारण से उन झाग में, उन बुलबुलों में चांद की और तारों की अनेक जो छवि है वो दिखाई पड़ती है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। कवि कहते हैं कि अब नदी का जो नाव जो है वह नदी के किनारे की तरफ लगने लगी है, और उसके परिणाम स्वरूप जो नौका जो है वह आगे बढ़ती है, और उसके साथ ही जो उथला जो रूप है, नदी का जो उथला रूप है, वहां पर अब नाव पहुंच गई है, और लग्गी से उस थाह को लेते हुए घाट की तरफ नाव आगे को बढ़ रही है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जीवन का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। जो बात हमने पहले की कि कवि ने जहां पूर्व में प्रकृति का चित्रण किया, वहीं इस कविता के समाप्त होते होते प्रकृति का यह सहज सौंदर्य जो है वो जीवन की शाश्वतता के प्रति वो दृष्टिकोण विकसित कर देता है, और कवि के हृदय में यह भाव आता है, मन में अलौकित शत विचार, कई कई 100 विचार हृदय में सहज ही प्रकाशमान हो जाते हैं। और क्या कि इस धारा सा ही जग का क्रम, यह संसार जल की धारा की तरह से ही आगे को बढ़ता रहता है, निरंतर इस जल में प्रवाह बना रहता है, और यह जो जीवन है यह भी इसी प्रकार से शाश्वत है। और इस जीवन का मतलब मनुष्य का जन्म लेना, उसको मृत्यु को प्राप्त होना, यह सब जो है वह शाश्वत गति है, शाश्वत स्वरूप है। आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना, यह शाश्वत संगम सहज ही है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार यह शाश्वत है, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी अर्थात चांद भी चिर स्थायी है, लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना ही रहता है, और इस प्रकार से यह संपूर्ण जीवन जो है शाश्वतता से युक्त है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जो इस संपूर्ण संसार को चलाने वाले हैं, तो संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन में की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत कर्म जो है उसको वो बनाए रहते हैं, और इस प्रकार जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कवि कहते हैं कि मैं जब आज इस नौका विहार के दौरान जब मैं चिंतनशील हुआ, तो मैं अपने अस्तित्व को भूल गया, अपनी सत्ता के ज्ञान को भूल गया, और जीवन की शाश्वतता का जल धारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे निरंतर अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से नौका विहार का जो सहज आनंदपूर्ण जो एक यात्रा है उसे कवि जीवन के शाश्वतता से जोड़ देता है। उक्त कविता में पुनरुक्ति प्रकाश, अत्यानुप्रास, उपमा, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार
का प्रयोग किया गया है। कवि ने जीवन के शाश्वत स्वरूप का चित्रण नौका यान के माध्यम से, नौका विहार के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक सुंदर और सार्थक प्रयास किया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।